हम जैसा कि आपकी कक्षा से ही मंजुल ने बहुत सटीक उत्तर दिया कि हम हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह संघ की प्रशासनिक व्यवस्था है। और अभी उत्तर मंजुल ने ही प्रस्तुत किया कि भारत अमेरिका दुनिया में संघ का आदर्श रूप है, लेकिन हम अमेरिका की तरह आदर्श संघ नहीं हैं। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा प्राविधान किया गया है जिसके अनुसार भारत में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। अर्थात दो सरकारों का अस्तित्व है जो केंद्र और राज्य के बीच है। भारत का संविधान सर्वोच्च है। अर्थात कहीं पर भी अगर केंद्र और राज्य के मध्य डिस्प्यूट होता है तो उसका निर्धारण करने के लिए भारत का संविधान है, स्पष्ट डिवीजन करता है। प्रशासनिक शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन है, विधायी शक्तियों का विभाजन है और वित्तीय शक्तियों का स्पष्टतः विभाजन है। तो भारत में शक्ति विभाजन इसीलिए है कि भारत संघात्मक राज्य है। और आप सबको केसी वेयर की वह युक्ति सबको स्मरण होगी जिसने कहा कि भारत अर्धसंघ है। अर्धसंघ सिर्फ इसीलिए है कि भारतीय गणराज्य का जन्म राज्यों ने या इकाइयों ने नहीं दिया है, बल्कि केंद्र ने या संघ ने इकाइयों को जन्म दिया है। केवल इसी के कारण भारत पूरा संघ नहीं है, लेकिन नागरिकता भारत की एक है। यह विपरीत जाता है। संघ के मानक क्या हैं? जिस देश का संविधान लिखित हो, जिस देश का संविधान सर्वोच्च हो, जिस देश में दो सरकारों का अस्तित्व हो, सत्य और सत्ता का विभाजन हो, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो, उस संविधान को हम संघीय संविधान कहते हैं। तो इस दृष्टि से अगर इन मानकों पर, इस स्टैंडर्ड्स पर आप भारत के संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था को रखने का प्रयास, कसने का प्रयास करेंगे, अगर इन मानकों पर, इस स्टैंडर्ड्स के अनुसार भारत के अकॉर्डिंग टू फेडरल स्टेट को देखने का प्रयास करेंगे, तो भारत एक संघ राज्य की स्थापना करता है। क्योंकि भारत में एक लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, एक ट्रांसपेरेंट जुडिशरी है, एक निष्पक्ष न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ये सारे तत्व, दो सरकारों का अस्तित्व है, एक संघ की सरकार जिसे भारत में केंद्र की सरकार कहते हैं और राज्य की सरकार। ये मानक है जिसके अनुसार हमारी प्रशासनिक व्यवस्था संघीय हो जाती है। और जहां भी दो शक्तियां होती हैं, जहां पर दो शक्तियां होती हैं, उनसे दोनों शक्तियां जब होती हैं, समानांतर शक्तियां होती हैं और एक ही संविधान से वो गवर्न होती हैं, तो स्पष्ट है कि एक ही संविधान से गवर्न होने वाली दो शक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध होना चाहिए। अन्यथा कोई भी शक्ति अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए संबंधों की स्थापना होती है। और ध्यान रखिए, रिलेशनशिप या रिलेशन सेंट्रल और स्टेट का एक दूसरे के कार्यों का पूरक होता है, इंप्लीमेंट होता, कंप्लीमेंट होता है। एक दूसरे पर ओवरलैपिंग का रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के कार्यों का वो पूरक होता है, एक दूसरे के कार्यों के को सप्लीमेंट करता है, एक दूसरे के कार्यों में सहयोग और सहायता प्रदान करता है। इसलिए इन दो शक्तियों के बीच, जहां भी दो समानांतर शक्तियां, बहुत छोटा सा उदाहरण, घर में और माताजी और पिताजी, शक्ति के अगर दो केंद्र हैं, परिवार के दो संचालक केंद्र हैं, तो इन दोनों के मध्य अगर अच्छा तालमेल होगा, गुड कोऑपरेशन होगा, तभी हम तभी घर में तभी पारिवारिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन हो सकता है। तो किसी भी व्यवस्था में संबंध मतलब क्या? कोऑपरेशन, सहयोग, एक दूसरे के कार्यों में अहस्तक्षेप, एक दूसरे के कार्यों में नॉन इंटरफेरेंस की स्थिति, किसी प्रकार का इंक्रोचमेंट ना हो, और वो संबंध परस्पर व्यापी हो, ओवरलैपिंग का रिलेशनशिप हो और उनके बीच गुड कोऑपरेशन हो।
तब दोनों गवर्नेंस अपने कार्यों को, दोनों सरकार अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करेंगी। तो संबंध का अर्थ है समन्वय, संबंध का अर्थ है एक दूसरे को सहयोग और सहायता देना, संबंध का अर्थ है अपने अपने कर्तव्यों का परिपालन करना, अपनी जितना प्रशासनिक अधिकार केंद्र को केंद्र को भारत के संविधान ने प्रदत्त किया है, प्रदान किया है, और जितना अधिकार राज्यों की सरकार को भारत के संविधान ने प्रदान किया है, अपने अपने इनहेरेंट पावर का प्रयोग करना, अपने अपने अंतर्निहित शक्तियों का केंद्र और राज्यों का प्रयोग करना ही केंद्र राज्य संबंधों का आधार है। और इसे ही हम भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्र राज्य संबंध कहते हैं, जो सहयोग है, समन्वय है, पारस्परिक सहायता है, पारस्परिक रिलेशनशिप है, जो ओवरलैपिंग का रिलेशनशिप है, परस्पर व्यापी है। केंद्र अपने कर्तव्य करेगा, राज्य अपने कर्तव्यों को की परिपूर्ति करेगा, और इन्हीं प्रशासनिक व्यवस्था का संवैधानिक उल्लेख केंद्र और राज्य का संबंध कहलाता है। इसी को हम केंद्र राज्य संबंधों के नाम से जानते हैं। और इसमें जो पहला संबंध बनता है वह केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध बनता है। कौन संबंध बनता है? केंद्र और राज्य के मध्य सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, उनके दोनों के लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है? तो आप सबको ज्ञात है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद गुड, मंजुल ने लिख दिया है, अब अच्छी बातें हैं, आप लोगों ने कर ली है। तो भारतीय संविधान में एक अनुसूची है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान में भाग हैं और अनुसूचियां हैं जिनमें विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसूची 7 में, शेड्यूल्ड 7 में सब्जेक्ट रखे गए हैं। वो सब्जेक्ट क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसे रिसेंटली आप देख लीजिएगा, संभवतः संघ सूची में 97 सब्जेक्ट हैं। इस और अद्यतन देख लीजिएगा, मुझे जहां तक याद है कुछ जरूर घटा बढ़ा होगा। राज्य सूची में जो विषयों की संख्या है वो 66 है, 66 है। केंद्र में 98, केंद्रीय सूची में, संघ सूची में लगभग 97, लगभग मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा, 97 सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं। राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट हैं और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट, 47 विषय रखे गए हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि भारत के संविधान में जो संघ सूची है जिसमें 97 विषयों को स्थान दिया गया है, संघ सूची के समस्त विषयों पर विधि बनाने का निर्माण, गुड, संघ सूची के समस्त विषयों पर विधि बनाने का अधिकार भारत की संसद को, और भारत की संसद को, जिसे भारत की व्यवस्थापिका का नाम पार्लियामेंट है, भारत की संसद है, इसके 2 सदन हैं। लोअर हाउस, निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है। राज्यसभा और लोकसभा, इसके 2 सदन हैं और इसके 3 अंग हैं। अंग क्या क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसके 3 अंग होते हैं, क्योंकि दोनों सदनों के से पारित विधियों को जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षरित नहीं करता है, अपने हस्ताक्षर और अपने मुद्रा, अपनी सील नहीं लगाता है, अपना सिग्नेचर नहीं करता है, तब तक वह विधि का स्वरूप ग्रहण नहीं करता है। इसलिए उसके 3 अंग हैं और उसके 2 सदन हैं। हाउस 2 है, देयर आर 2 हाउस, उसके 2 सदन हैं, और उसके देयर पार्लियामेंट हैव 3 पार्ट्स, 3 ऑर्गन्स, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके 3 भाग हैं।
संघ सूची के समस्त विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संघ की दोनों सदनों को है। राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। संविधान में राज्य के विधानमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल बहुत कम जगह है, विधान परिषद कम है, लेकिन संविधान में उल्लेख विधानमंडल का ही किया गया है। समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट पर विधि बनाने का अधिकार संघ को और राज्य दोनों को है। एक जो विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए हैं उस पर विधि निर्माण का अधिकार संघ के संसद को है, केंद्र की व्यवस्थापिका को है और राज्य की व्यवस्थापिकाओं को भी है। केंद्र की व्यवस्थापिका को है, राज्य को की व्यवस्थापिका को है। लेकिन अगर किसी विषय पर, एक ही विषय पर केंद्र की सरकार, केंद्र की व्यवस्थापिका और राज्य के विधानमंडल विधि का निर्माण कर देते हैं, तो अगर एक ही विषय है, सेम सब्जेक्ट है, एक ही विषय पर अगर दोनों ने विधि का निर्माण कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र की विधि लागू होती है और राज्य की विधि जिस मात्रा और अनुपात में वो उससे नॉन रिलेवेंट है, असंगत है, वह उस पर लागू नहीं होती है। राज्य की विधि शून्य हो जाती है और प्रभावी विधि हो जाती है केंद्र की व्यवस्थापिका की विधि। यही और जो अवशेष सब्जेक्ट हैं जिनकी चर्चा न तो राज्य सूची में है, न तो संघ सूची में है, न तो समवर्ती सूची में है, ऐसे विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार, ऐसे विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संघ सूची को है, केंद्र की व्यवस्थापिका को है। तो अवशेष विषय जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में आप सबको ज्ञात है किसको दे दिया गया है अवशेष विषय? राज्य को। राज्यों को। हाँ, वो राज्यों को दे दिया गया है, लेकिन भारत में वो किसको दिया गया है? भारत में वो केंद्र को दे दिया गया है। तो भारत में केंद्र की स्थिति शक्तिशाली हो गई। आप सबको ज्ञात है, ये मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे राज्यों में अवशेष विषयों का संबंध जो विधि निर्माण का है वह राज्यों को दिया गया है, लेकिन भारत में इसके विपरीत वह शक्ति केंद्र को हस्तांतरित कर दी गई है। अब राज्य सूची के कभी कभी राज्य सूची के विषयों पर भी विधि निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 मेजॉरिटी से, राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करती है कि राज्य सूची के अमुक विषय पर, किसी विषय पर केंद्र की व्यवस्थापिका विधि का निर्माण करे, तो केंद्र की व्यवस्थापिका राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय पर राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर विधि निर्माण कर सकती है, लेकिन उसकी शर्त है कि राज्य सूची के ऐसे विषय पर 294 के अनुसार अगर 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत से राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित करके यह कहा है कि राज्य सूची के इस विषय पर विधि निर्माण किया जाए, तो विधि निर्माण केंद्र की व्यवस्थापिका राज्य सूची के विषय पर भी कर सकती है, लेकिन ऐसी विधि केवल 1 वर्ष तक ही अस्तित्व में रहेगी और 1 वर्ष के बाद अपना अस्तित्व स्वयं खो देगी। इसे भारतीय संविधान का बहुरंगी अनुच्छेद कहते हैं। आईएएस और पीसीएस का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है। कभी कभी सीधे पूछा गया है कि यह बहुरंगी है, बहुत रंग वाला है। तो बहुत रंग इसका इसीलिए है कि दूसरा रंग है। बहुरंगी ये है कि राज्य सूची में इतने विषय रखे गए हैं और राज्य सूची के इन समस्त विषयों पर जो 66 है उस पर विधि निर्माण का अधिकार, बहुत रंग आ गए। अब केंद्र को, अब राज्य संघ सूची में 97 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, विषय रखे गए हैं, और 66 ये जुड़ जाता है तो 249 इतना पावर दे देता है कि 97 और प्लस 66 इतना विषय जोड़ करके कितने रंग उसके बढ़ जाते हैं।
97+66, इसीलिए इस संविधान को बहुरंगी, अनुच्छेद को बहुरंगी कहते हैं। और ये संख्या बढ़ जाती है, ये अधिकार है। फिर इसी के फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को यह निवेदन करते हैं कि राज्य सूची के विषय पर संसद विधि का निर्माण करे, तो उन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार केंद्र को हो जाता है। लेकिन ठीक उसकी भी स्थिति वही होगी कि वह एक सीमित समय के लिए 1 वर्ष तक ही अस्तित्व में रहेगा। अगर संकट काल हो जाए, 352, 356 की स्थिति आ जाए किसी राज्य में, 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आ जाए, वैसे स्थिति में, संकट काल की स्थिति में राज्य के समस्त विधायी शक्ति भारत के संसद में स्थानांतरित हो जाती है। इस घोषणा के समाप्ति के 6 माह तक संसद द्वारा निर्मित विधि अस्तित्व में रहती है, स्वयं समाप्त हो जाती है। विदेशी राज्य से अगर किसी प्रकार के संधि और समझौते होते हैं, तो यदि केंद्र की सरकार ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि की है अथवा उससे सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना, एक नई योजना को रिफॉर्म किया है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे संधि को पालन करने के लिए संघ की सरकार अपने संपूर्ण टेरिटरी में, अपने कॉम्प्रिहेंसिव टेरिटरी में इस आधार पर विधि का निर्माण कर सकती है, जिसके आधार पर कोई राज्य, क्योंकि विदेशों से संबंध बनाने का अधिकार, चूंकि विदेश का मामला संघ सूची में आता है, लेकिन कोई विदेश का मामला संघ सूची में तो आता है, लेकिन वह राज्य की टेरिटरी में भी आता है। और वहां से जैसे भेल है, गेल है, कई ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, वह रसिया के सहयोग से चलता है और रूस से भारत ने समझौता किया है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार विधि का निर्माण कर सकता है। वाणिज्य का विषय ये राज्य का विषय है, लेकिन वो आंतरिक वाणिज्य, लेकिन उस पर भी वो विधि का निर्माण कर सकता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 में किया गया है। अगर 356 के अनुसार किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल है, अर्थात वहां संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है और वहां पर केंद्र की सरकार ने संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर वहां पर 356 नाफिज किया है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्य की विधायी शक्ति केंद्र के संसद में आ जाती है और वह तब तक बनी रहती है जब तक कि वहां पर यह 356 लागू होता है, अर्थात 6 महीने तक रहता है। पंजाब के लिए वो 5 वर्ष होता है, अन्य राज्यों के लिए वो 3 वर्ष तक हो सकता है, लेकिन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 356 आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बड़े कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने के लिए अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन आवश्यक है। जैसे अनुच्छेद 304 ख के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके राज्य के विधानमंडल में प्रस्तावित करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। यह संभवतः 304 में कहा गया है। इसी प्रकार 31 ग का प्रस्तावित करता है कि राज्य सूची के कुछ विषयों पर राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक उस दशा में अमान्य होंगे यदि राष्ट्रपति के विचार के लिए वो नहीं लाए गए हैं। तो 202 में भी है, जहां राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करता है, या राज्यपाल को अधिकार है कि अगर किसी विषय को ऐसा समझता है कि इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होनी चाहिए, 202 में कहा गया है, तो वो स्वीकृति ले सकता है। लेकिन कुछ विषयों पर, जैसे 304 में कहा गया है कि उन विधेयकों को उल्लिखित कर दिया गया है, राज्य सूची के विषय हैं, लेकिन उस विषय पर भारत सरकार के, भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, तो ऐसे विधेयकों पर भी भारत के राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच ये 2 विधायी संबंध हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशेष विषय, अनुच्छेद 294, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 304, अनुच्छेद 31 ग ऐसे हैं
जो केंद्र राज्य के संबंधों को निर्धारित करने में एक दूसरे के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। कि जैसे 249 में दो अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसी राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती, तो वह राष्ट्रीय महत्व का हो जाता है, तो उस पर केंद्र की व्यवस्थापिका को अधिकार हो जाता है कि वह राज्य सूची के उन विषयों पर जिसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित राज्यसभा ने कर दिया है उस पर विधि निर्माण कर सकती है, लेकिन ऐसी विधि मात्र 1 वर्ष तक अस्तित्व में रहती है। इसी प्रकार 352 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य अगर यह मांग करते हैं कि राज्य सूची, केवल 2 या 2 से अधिक राज्य मांग करते हैं कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाए, तो ऐसी स्थिति में 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल यह प्रस्ताव पारित करके इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद विधि का निर्माण करे, तो राज्य के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है और राज्यों के विधानमंडल न तो इन्हें संशोधित कर सकते हैं, न ही इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं। ये अधिकार राज्यों के विधानमंडलों पर केंद्र की विधि व्यवस्थापिका को प्राप्त हो जाता है। यह 252 अनुच्छेद देता है। तो 252 राज्य की विधायी शक्ति को कम करके केंद्र की विधायी शक्ति को विधायी शक्ति में वृद्धि कर देता है। 249 भी राज्य की विधायी शक्ति में वृद्धि करता है। इसी प्रकार विदेशों से संबंधित अगर कोई संधि समझौता हुआ है तो राज्य सूची के विषयों पर भी विधि निर्माण का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाता है। ये 253 कहता है। 356, जैसा आपको मालूम है कि भारत में जो इमरजेंसी प्रोविजन है 352, 356 और 360, तो 356 में अगर संवैधानिक तंत्र पर विफलता होती है तो उस राज्य की विधायी शक्ति, जिसमें वहां की सरकार को हटा करके और वहां पर राष्ट्रपति सीधे शासन स्थापित करते हैं, तो राष्ट्रपति का शासन माने मंत्रिमंडल का शासन, तो वहां पर विधि निर्माण का अधिकार केंद्र की संसद को होता है 6 महीने तक के लिए। इसी तरह हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 304 ख ऐसे विधेयक है जिन्हें राज्य के विधानमंडल ने तो पारित कर दिया है, लेकिन 304 ख में उल्लिखित कुछ विषय हैं जिन विषयों पर राष्ट्रपति की भी स्वीकृति आवश्यक है। राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज देता है। ये ऐसे, और अनुच्छेद उसी तरह अनुच्छेद 31 ग है, उनके लिए केंद्र की अनुमति स्वीकृति आवश्यक है। तो केंद्र और राज्यों में जो संवैधानिक प्राविधान के आधार पर व्यवहार में अपने को शक्तिशाली केंद्र ने बना रखा है, उतना संविधान ने अधिकार दे रखा है। और ये संविधान ने अधिकार ये इसलिए दे रखा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस ड्राफ्ट कमेटी के, जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनकी व्यक्तिगत मंशा थी कि भारत में एक शक्तिशाली केंद्र हो, और उसके कारण थे। हमने अपने प्रियम्बल में, अपनी प्रस्तावना में और आपके प्रश्नों के बीच से उत्तर भी आया कुछ स्पष्ट उस प्रश्न का उत्तर तो नहीं था, लेकिन आप लोगों ने बहुत सटीक उस बात की परिचर्चा की कि भारत में एक देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास हुए हैं, और भारत के संविधान का यह संकल्प है। प्रियम्बल में कहा गया है, उद्देश्य बताया गया है भारत के संविधान का, कि हम हर हालत में देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखेंगे। तो इसलिए भी केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध में जो समन्वय है, जो सहयोग और सहायता है, जो पारस्परिक एक दूसरे के कार्यों में अहस्तक्षेप का सिद्धांत है, लेजेस फेयर है, वह केंद्र के पक्ष में थोड़ा सा अधिक झुका हुआ दिखाई देता है, और उसके अपने मौलिक कारण है देश की एकता और अखंडता को प्रत्येक परिस्थिति में बनाए रखना। 1954 इसका एक उदाहरण है। 1954 में एक संविधान का संशोधन किया गया, जिसमें समवर्ती सूची के विषय में वृद्धि की गई, जिसमें खाद्यान्न के अभाव से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए केंद्र सरकार आवश्यक कदम उठा सकता है। तो जैसे हमने 249 और
249 और 252 की चर्चा की। ये केंद्र को ही शक्तिशाली बनाता है। राज्यसभा में जिसका बहुमत हो वैसा कर सकता है। 250 में संकट काल के समय ऐसी स्थिति केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। 1954 एक ऐसा उदाहरण था। हम 1947 में आजाद हुए थे, 52 में इलेक्शन पहला हुआ, और 54 वो कालखंड था जब देश में व्यापक अन्न का, खाद्यान्न का संकट था। तो उसमें खाद्यान्न को समवर्ती सूची में लाया गया। तो लगातार भारत सरकार का प्रयास रहा है अपनी व्यवहारिकता के को ध्यान में रखते हुए कि केंद्र सरकार को लगातार शक्तिशाली बनाया गया है। वह विधायी शक्तियों के रूप में भी शक्ति ज्यादा केंद्र सरकार के पास है, प्रशासनिक शक्तियां भी केंद्र सरकार के पास अधिक हैं, और वित्तीय शक्तियां भी केंद्र सरकार के पास अधिक हैं। ऐसा देश की एकता और अखंडता के लिए किया गया। 54 में भारत में भूखमरी थी, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोगों की संख्या अधिक थी। इसलिए 54 में जो संवैधानिक संशोधन किया गया उसमें खाद्यान्न जैसे महत्वपूर्ण विषय को केंद्र का विषय बना दिया गया, केंद्रीय सूची में, समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची में के विषय में जाना मतलब समवर्ती सूची पर केंद्र की व्यवस्थापिका का कानून ही सर्वोच्च और मान्य होता है। इसलिए कोई विषय अगर राज्य सूची से निकल के समवर्ती सूची में जाता है तो इसका अर्थ और अभिप्राय है, इसका मतलब है कि केंद्र की शक्तियां मजबूत हो जाती हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है कि समवर्ती सूची पर, जैसा कि मैंने परिचर्चा की, कि समवर्ती सूची पर अगर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना देते हैं, वो सेम विषय पर बने होते हैं, तो केंद्र का कानून मान्य और प्रभावी हो जाता है। तो यही केंद्र राज्य विधायी संबंधों की मूल बातें हैं। राज्यों द्वारा लगातार यह भारत में यह राज्य सरकारों द्वारा लगातार यह मामला उठाया जाता रहा है। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए भारत में 2 आयोग बने। एक सरकारिया, जस्टिस सरकारिया आयोग था जिसे भारत सरकार ने बैठाया था, और दूसरा राजा मन्नार आयोग था, केंद्र और राज्यों के संबंधों को समीक्षा करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने बनाया था। राजा मन्नार आयोग और सरकारिया आयोग, 2 कमीशन बने थे, दोनों ने इसकी समीक्षा की। और राज्यों का यह लगातार राज्यों की शिकायत रही है कि केंद्र उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, विदेश जैसे महत्वपूर्ण विषय अपने पास रखता है, उस पर विधि बनाने का अधिकार उसी को है। इसलिए केंद्र की स्थिति स्वयं बहुत शक्तिशाली है। 1951 में संसद में उद्योग विकास और नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। इसमें भी केंद्र सरकार शक्तिशाली हुई थी, राज्यों ने उस पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। लेकिन 1951-52 के दशक में चर्चा करिए, 1952 में पहली संसद बन गई। तो उस समय 52 की बात है, 52 की पहली संसद में उद्योग और विकास का अधिनियम पारित हुआ। तो उस समय केंद्र और राज्य में एक ही सरकारें थी, हर जगह कांग्रेस थी, तो वो सारा काम स्वयं कर लेती थी। लेकिन जब उसमें केवल तमिलनाडु वगैरह में 2-3 राज्यों में विपक्ष की सरकारें थी, लेकिन अक्सर केवल कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन 1967 में, 67 में उत्तर भारत के राज्यों में भी गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। केरल की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थानु पिल्लई की समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय वो सोशलिस्ट पार्टी कहलाती थी। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट की सरकार थी, मिली जुली सरकार थी, कोएलिशन गवर्नमेंट थी। उसने ये शिकायत की थी कि भाई सारे महत्वपूर्ण विषय तो केंद्र सरकार के पास है, तो अब हम लोग क्या करें, हमारे पास बहुत सीमित विषय हैं। ये राज्य सरकारें लगातार मांग उठाती रही हैं, और वो सरकारें उठाती रही जिसमें गैर कांग्रेसी सरकारें थी। तो इस प्रकार ये केंद्र की शिकायत रही है, केंद्र राज्य की शिकायत रही है। इसी तरह विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 352 तो 352 इमरजेंसी तो पूरे देश के लिए है, लेकिन 356 का बहुत दुरुपयोग हुआ विधायी संबंधों में। इसकी चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। केंद्र और राज्य विधायी संबंधों में 356 एक विवादास्पद अनुच्छेद बन गया था, और 100 से अधिक बार सरकारों को बर्खास्त किया गया। इसका उपयोग करते हुए केंद्र की सरकार, जैसे मुख्यमंत्री रात को सोता था, और कब उसकी सरकार बर्खास्त होती थी उसे समाचार पत्रों और रेडियो से और टीवी चैनलों से उस जमाने में पता चलता था।
प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे। कांग्रेस और मिलीजुली सरकार थी कांग्रेस की और चंद्रशेखर जी की। कांग्रेस के बहुमत से चल रही सरकार थी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रात को सोई हुई थी, रात के अर्धरात्रि को उनकी सरकार बर्खास्त किया। इसका बहुत दुरुपयोग हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने ही पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर दी है, पहली बर्खास्त की हुई थी। तो इस प्रकार इसका बहुत दुरुपयोग हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद डिमालिश हुई थी, विवादास्पद ढांचा गिरा था। और विवादास्पद ढांचा जब गिरा था तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी, घटना यहां हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, दिल्ली की सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार और राजस्थान की सरकार बर्खास्त कर दी गई। इसी तरह कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई तो उसने जनता दल की या उस समय जनता पार्टी थी, सोमप्पा रायप्पा बोम्मई की सरकार, जो इस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बोम्मई, भारतीय जनता पार्टी के, उन्हीं के पिताजी की सरकार थी, SR बोम्मई की सरकार। उसको भी इसी तरह बर्खास्त कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी की 3-5 सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। ये भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में, और सुंदरलाल पटवा की मध्य प्रदेश की सरकार, दिल्ली की मदन लाल खुराना की सरकार, उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की सरकार और शांता कुमार की हिमाचल प्रदेश की सरकार बर्खास्त हो गई। और कर्नाटका की SR बोम्मई की सरकार। ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय उस सारे मुकदमे को जोड़ लिया और जो लीडिंग केस थी SR बोम्मई की थी। SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस को भारत के संवैधानिक पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 5 सदस्यीय, 5 से कम नहीं होता है, 139 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया कि भारत की किसी भी सरकार को बर्खास्त करने के पीछे पहला तो सदन का फैसला, किसका बहुमत है किसका बहुमत नहीं है, यह राज्यपाल भवन में निर्धारित नहीं होगा, बल्कि सदन में विधानसभा के फ्लोर पर इस बात का निर्णय होगा कि कोई सरकार बहुमत में है या नहीं। तो दुरुपयोग रुक गया। 1 महीने से अधिक उस राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री को हटा करके तुरंत नए मुख्यमंत्री की संभावनाओं को तलाश की गई। तो इतने सेफ गार्ड लगाए गए कि कम से कम केंद्र और राज्य विधायी संबंध को लेकर के जो अनुच्छेद 356 जैसा विवादास्पद अनुच्छेद था उसमें राहत मिली। और यह हस्तक्षेप भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की व्याख्या के आधार पर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त हुआ। तो यह स्थिति बनी, इस स्थिति का निर्माण हुआ। भारत के संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संविधान की व्याख्या कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ के माध्यम से की, तो इस स्थिति का निर्धारण हो गया। अन्यथा इस स्थिति का निर्धारण नहीं हो पाता। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? हेलो? है सर, है। हाँ सर, आ रही अच्छा, क्लियर आ रही है। हाँ। किसी ने लिखा है कि आपकी आवाज क्लियर नहीं है, तो उनकी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार इन आलोचनाओं के साथ भारत में केंद्र और राज्य विधायी संबंधों पर यह चर्चा हमारा पूर्ण विराम लेती है। और इसमें हम लोग फिर लिखेंगे, फिर एक कंस्ट्रक्टिव राइटिंग करेंगे। 356 की आलोचना, सरकारिया आयोग, राजा मन्नार आयोग, सारे अनुच्छेदों की, बड़ा शार्ट क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छे अंक देता है। और सारे का रिव्यू करते हुए हम लिखेंगे कि भारत के संविधान में इस तरह को केंद्र को अभिभावी, केंद्र की व्यवस्थापिका को प्रभावी बनाने का कार्य इसलिए किया गया कि देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे। और यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष का व्यक्तिगत विचार था, बाबा साहेब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का था। और उसका हमें परिणाम सामने दिखाई देता है कि देश की एकता और अखंडता के लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता है और वो सदैव अनुभूति होती है। इसलिए केंद्र और राज्य में आज भी किसी प्रकार का अब तनाव हम नहीं देखते हैं, बल्कि एक सहयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है। और यही केंद्र और राज्यों के बीच
विधायी संबंधों की संरचना है। 356 पर एक क्रिटिकल एनालिसिस कर देने की आवश्यकता है, जिस पर हमने विस्तृत बात कर ली है। और कल हम लोग मिलते हैं केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध के लिए। तो आशा है कि आप सबको